Hello class 9 students. Today we will discuss some topic on the forest society and colonialism. How did forest rules affect cultivation? One of the major impacts of the European colonialism was on the practice of shifting cultivation on Sweden agriculture. This is a traditional agricultural practice in many parts of the Asia, Africa and South America. एक जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का ये था शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर या स्वीडन एग्रीकल्चर. दिस इज अ ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिस. ये ट्रेडिशनल जो practice थी in many parts of the Asia, Africa and South America. It has many local names such as Lading in Southeast Asia, Milpa in Central America, Chitmene or Tavi in Africa and Chena in Sri Lanka. In India, Dhya, Penda, Bewar, Neva, Jhoom, Podu, Khadand and Kumri are some of the local terms for Sweden agriculture. ये जो एग्रीकल्चर थी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं इंडिया में. इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ड इन रोटेशन. सीड्स आर सोन इन द एशेस आफ्टर द फर्स्ट मानसून. तो इसमें इस एग्रीकल्चर में क्या होता था, इस कल्टीवेशन में फॉरेस्ट को, जंगलों को काट दिया जाता था और उनको जला दिया जाता था इन रोटेशन. तो पहले कुछ पार्ट फॉरेस्ट का कट किया जाता था, बर्न किया जाता था और देन अनदर पार्ट वाज डन. सीड्स और उस पार्ट में जो बीज लगा दिए जाते थे और जब फर्स्ट मानसून की जो रेन होती थी, बारिश होती थी, क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर में, जुलाई में जो बारिश होती थी तब ये सीड्स को सॉ करते थे और जो क्रॉप की फसलों की जो कटाई होती थी वो अक्टूबर नवंबर में होती थी. सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. कुछ ये जो प्लॉट्स थे इनको कल्टिवेट करते थे कुछ सालों तक. देन लेफ्ट फैलो फॉर 12 to 18 ईयर्स. उसके बाद इन्हें खाली छोड़ दिया जाता था 12 से 18 साल तक फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक. और फिर उस खेत वाले जो उस पोर्शन में फॉरेस्ट जंगल फिर से उग जाते थे 12 to 18 ईयर्स में. और then this shifting cultivation is done on that portion of land. A mixture of crops is grown on these plots. जो ये प्लॉट थे इनमें बहुत सारी फसलों को उगाया जाता था. डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका. इट कुड बी मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी. इन ब्राजील मैनियोक एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स. मेज, मक्की और बीन्स की फसल लैटिन अमेरिका में बुआई होती थी. यूरोपियन फॉरेस्टर्स दे रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट. जो यूरोपियन जो फॉरेस्टर्स थे वो जंगल के जो केयर करते थे वो इस प्रैक्टिस को हार्मफुल मानते थे फॉरेस्ट के लिए. वो महसूस करते थे कि that land which was used for cultivation every few years could not grow trees for railway timbers. उन्हें लगता था यूरोपियन पीपल को कि ये जो ये लैंड था जिसको फिर से कल्टीवेशन के लिए यूज करते थे तो उसमें जो पेड़ उगाए जाते थे वो दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर. रेलवे के विस्तार के लिए जो टिम्बर लकड़ी की जरूरत पड़ती है, रोल्स की जरूरत पड़ती है, स्लीपर्स की जरूरत पड़ती है, वो ये इसमें ग्रो नहीं हो सकते. व्हेन ए फॉरेस्ट वाज बर्न्ड देयर वाज एडेड डेंजर टू फॉरेस्ट. बर्निंग द फॉरेस्ट, पेंडा और पोटू प्लॉट यहाँ पर आप देख रहे हैं. द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर. जो फ्लेम्स जो जंगल में जो आग जो फैल जाती है वो क्या करती है, वो टिम्बर लकड़ी को भी जला देती है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्स. जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट कर जाना खेती के लिए तो लोग गवर्नमेंट को मुश्किल होती थी उन लोगों से टैक्स को कैलकुलेट करना, टैक्स लेना, क्योंकि वो पर्सन्स एक जगह परमानेंट वहां पर कल्टीवेशन नहीं करते थे. Therefore, the government decided to ban shifting cultivation. As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. और कई कम्युनिटीज जो थी वो जबरदस्ती उनको अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा और उनको फॉरेस्ट में कंटिन्यूसली हमेशा के लिए रहना पड़ा. सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशंस. कुछ को अपने व्यवसाय भी बदलने पड़े. while some resisted through large and small rebellions. और कुछ ने इसका विरोध किया
बड़े और छोटे विद्रोह उनमें किए। Who could hunt? The new forest law changed the lives of the forest dwellers in yet another way. जो नए फॉरेस्ट जंगल के कानून थे उन्होंने फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे उनके जो जिंदगियों को अलग तरह से भी प्रभावित किया। Before the forest laws, many people who lived in or near forests had survived by hunting deer, partridges and a variety of small animals. तो जब कानून फॉरेस्ट के कानून जंगल के कानून नहीं एस्टेब्लिश हुए थे तो बहुत सारे लोग जो कि पास वाले एरियाज में रहते थे फॉरेस्ट के पास में वो डियर्स को का शिकार करते थे, पैट्रिजेस और छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करते थे। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस, ये जो कस्टमरी जो प्रैक्टिस थी, ये जो कस्टम था, रीति रिवाज थे, ये दैट वाज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉ, ये फॉरेस्ट लॉ के पास होने के बाद ये बंद हो गया। दोज हु वर कॉट हंटिंग वर नाउ पनिश्ड फॉर पॉचिंग, एनिमल्स की पॉचिंग के लिए उनको शिकार के लिए उनको पनिशमेंट मिलने लगी। व्हाइल द फॉरेस्ट लॉ डिप्राइव्ड पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट टू हंट, हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकम अ स्पोर्ट। जो जंगल के कानून के अनुसार जो लोग थे उनको अपने जो उनका जो रीति रिवाज थे हंटिंग के लिए वो उससे हाथ धोना पड़ा। पर जो बड़े बड़े शिकार थे, जो बड़ी बड़ी एनिमल्स का शिकार करना, वो एक स्पोर्ट बन गया, एक खेल बन गया। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबल्टी फॉर सेंचुरीज। कई शतकों से जो कोर्ट दरबार और जो नोबल जो पीपल थे उनका एक कल्चर था कि वो बड़े बड़े एनिमल्स का या टाइगर्स का शिकार करते थे। मैनी मुगल पेंटिंग्स दे शो प्रिंसेस एंड एम्परर्स एंजॉयिंग हंट। प्रिंसेस जो राजकुमार थे, जो राजा थे, वो हंट को शिकार करना एंजॉय करते हुए दिखते हैं। बट अंडर कॉलोनियल रूल दैट द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज सो मच एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीसीज बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। कॉलोनियल रूल में जो हंटिंग जो थी शिकार वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो कई स्पीसीज थी एनिमल्स की, वो बड़े बड़े बिग एनिमल्स की, वो खत्म होने की कगार पे आ गई। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज साइंस ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी। वो बड़े बड़े एनिमल्स को ब्रिटिश कैसे देखते थे कि वो एक जंगली प्राचीन और एक सैवेज मतलब बड़ी पुरानी सभ्यता की तरह समाज की और तरह देखते थे। दे बिलीव दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल द ब्रिटिश कुड सिविलाइज इंडिया, कि जो ये खतरनाक जो एनिमल्स हैं इनको किल करने से ब्रिटिश इंडिया को सिविलाइज सभ्य बनाएंगे। दे गेव रिवार्ड्स फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स, वो टाइगर्स की किलिंग के लिए रिवार्ड्स भी देते थे। तो दिस वाज लॉर्ड रीडिंग हंटिंग इन नेपाल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स को उन्होंने मार दिया है। और टाइगर्स, वॉल्स, भेड़ियों और बड़े एनिमल्स का जो शिकार होता था, शिकार करना, जो कि एक जो कल्टीवेटर जो फसल उगाने वाले थे उनके लिए वो एक थ्रेट थे, वो उनके लिए डर पैदा करते थे। तो उनका शिकार करना एक बेनिफिशियल थिंग थी। ओवर 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 leopards and 2 lakhs wolves were killed for reward in the period 1875 to 1925। तो यहाँ पर 50 years में इतनी ज्यादा जो स्पीसीज थी वो उन्होंने एक्सटिंक्ट कर दी थी। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज अ स्पोर्टिंग ट्रॉफी। टाइगर अगर वो मतलब उसको किल करते थे तो उनको एक ट्रॉफी मिलती थी, जैसे कि एक ट्रॉफी की तरह उसको लिया जाता था। द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट 1,157 टाइगर्स एंड 2,000 लेपर्ड्स अप टू 1957। 1957 तक उन्होंने इतने सारे लेपर्ड्स का शिकार कर लिया। अ ब्रिटिश टाइगर एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज ह्यूले, he killed 400 tigers. Initially certain areas of forest were reserved for hunting। कुछ एरियाज पहले हंटिंग शिकार के लिए रिजर्व होते थे, बट बाद में क्या होने लगा कि एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटर जिन्हें कंजर्व करना था, जो संरक्षण के पर जोर देते थे, उन्होंने ये आर्ग्यू करना शुरू किया कि ये जो एनिमल्स हैं, किस स्पीसीज जो किल किया उन्होंने, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। न्यू ट्रेड्स, new employments and new services, while people they lost
out in many ways after the forest department took control of the forest. Some people benefited from the new opportunity that had been opened in trade. जो इस व्यापार में जो नई अपॉर्चुनिटीज अवसर आए थे, लोग उनसे बेनिफिटेड भी हुए. मैनी कम्युनिटीज दे लेफ्ट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, कई कम्युनिटीज ने अपना जो पुराना जो ट्रेडिशनल व्यवसाय थे उसको छोड़ दिया और ट्रेडिंग शुरू कर दी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में, जंगलों के सामान में. दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया but across the world. For example, with the growing demand of rubber in the mid 19th century, मध्य 18वीं शताब्दी के मध्य में जो Munduruku people of Brazilian Amazon who lived in the village on high grounds and they cultivated manioc began to collect. अब वो क्या कर रहे थे? They began to collect latex from the wild rubber trees. जो जंगली जो रबर ट्रीज थे उनसे वो वाइल्ड उससे लेटेक्स रबर, उसे वो रबर बना रहे थे, ट्रेडर्स को देते थे. ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट. और धीरे धीरे वो ट्रेडिंग जो व्यापारिक जो पोस्ट थी जहां पर वो सामान को सेल कर सकते थे और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे, और वो ट्रेडर्स पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गए. इन इंडिया द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज नॉट न्यू. फ्रॉम द मिडाइवल पीरियड ऑनवर्ड we have records of Adivasis community trading elephants and other goods like hides, horns, silk cocoons, ivory, bamboo, spices, fibers, grass, gums and raisins through nomadic community like Banjara. तो इंडिया में भी हम ऐसी कम्युनिटीज के बारे में पढ़ते हैं, आदिवासी कम्युनिटीज के बारे में, जो कि बहुत सारा सामान जैसे कि हॉर्न्स, सिल्क के कॉकोन्स, आइवरी, हाथी दांत वगैरह की को सेल करते. जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो ट्रेड जो था वो गवर्नमेंट रेगुलेट करने लगी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट के मैनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स, द ट्रेडिंग फर्म्स जो थी, व्यापारिक जो कंपनियां थी, उनको सोल राइट मिल गया, अधिकार मिल गया टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन पर्टिकुलर एरिया. ग्रेजिंग एंड हंटिंग, जो एनिमल्स को चराना और हंटिंग करना वो रोक दी गई. बट दे वर रिस्ट्रिक्टेड इन द प्रोसेस. मैनी पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द कौरवास, कराचा, येरुकुला और मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. कई जो कम्युनिटीज थी इनको अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा, और कुछ जो थी क्रिमिनल ट्राइब्स कहलाती थी, जो क्राइम करती थी, उनको फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशन में वर्क करना पड़ा अंडर गवर्नमेंट प्रोविजन. उस गवर्नमेंट उसको देखती थी. अब जो नए अफसर थे वर्क के, इसका मतलब ये नहीं था कि दे हैव गॉट इम्प्रूव्ड वेलबींग फॉर द पीपल. अच्छे साथ उनको अच्छी तरह से रह रहे थे वो. असम में मैन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटी लाइक संथाल, Orans from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh, they were recruited to work on the tea plantation पे वर्क करना पड़ रहा था, और उनके वेजेस लो थे, कंडीशंस वर्क की बहुत बुरी थी, और इनको ये अपने घर में नहीं जा सकते थे, इनको और जाना अलाउड नहीं था जहाँ से ये भर्ती हुए थे. तो दिस वाज द कंडीशन.